हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग अभी बात करने वाले हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर जो बल लगता है वो बल होता कैसे है, मतलब वो होता कितना है और उसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली हम लॉरेंज फोर्स यानी लॉरेंज बल के बारे में पढ़ेंगे। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जो यहाँ पर पॉइंट हमने बोर्ड पे लिखवाया है ये थोड़ा टाइम कम लगे इसके लिए मैंने लिख दिया है। देखिए क्या लिखा है कि जब कोई आवेशित कण Q किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है यानी कि मूव करता है तो कण पर एक बल लगता है। कण पर क्या लगता है? एक बल लगता है। कहने का मतलब ये है कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी चार्ज यानी कि आवेश को जब आप मूव कराते हैं तो उस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगता है। क्या लगता है? फोर्स लगता है। गतिमान आवेश पर मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाले इसी बल को लॉरेंज बल कहते हैं। यानी कि गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में जो आवेश मूव कर रहा है यानी कि गति कर रहा है उसके ऊपर जो बल लग रहा है उसी बल को अपन क्या बोलते हैं? लॉरेंज बल या लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ध्यान रखना है, ये तो आपको समझ में आ गया कि ये क्या है। अब एक नोट देख लेते हैं। बोल रहा है कि लॉरेंज बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा एवं कण की दिशा दोनों के लंबवत होती है। कहने का क्या मतलब है कि जो लॉरेंज फोर्स यानी कि लॉरेंज बल की दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं कण की दिशा दोनों कण की दिशा का मतलब कि कण के वेग की दिशा बोल सकते हैं कि कण के वेग की दिशा, कण के वेग की दिशा, कण के वेग की दिशा दोनों के लंबवत होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये अगर वेग की बात कर रहे हैं, अगर ये वेग है तो जो आपका फोर्स लगेगा ना, जो इस आवेश यानी इस आवेश क्यूब के ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा वो इन दोनों के लंबवत होगा। इन दोनों के क्या होगा? लंबवत होगा। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। लंबवत का मतलब कि ऐसे देखिए कि अगर ये V है ये B है तो जो फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा इसके और इसके लंबवत, यानी कि हर किसी से कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इसको हम दिखा नहीं पाएंगे तो लगने वाले फोर्स को हम इधर की तरफ दिखा देते हैं। ये क्या है? बाहर की तरफ यानी आउटसाइड में है। इसकी डायरेक्शन हम समझेंगे कि ये आउटसाइड में कैसे है, हम थोड़ी देर में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए तो ये V है ना, तो ये आएगा V cos थीटा। थीटा के साथ कौन आता है? cos थीटा, यानी ये V cos थीटा होगा। इसी के परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत नीचे की तरफ जो आएगा वो आपका V sin थीटा हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? V cos थीटा और उधर की तरफ आपका चला जाएगा V cos थीटा। यहाँ पर देखिए एक चीज़ होती है कि चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड और जो इसका वेलोसिटी है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत होने चाहिए। तो यहाँ से हम लोग अब फोर्स की बात करते हैं कि ये जो फोर्स निकलेगा ये फोर्स होगा कितना। तो हम लोग बोलेंगे कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V sin थीटा के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? V sin थीटा के, यानी कि इस कंपोनेंट के होगा, इसके नहीं, इस कंपोनेंट यानी V sin थीटा के होगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अगर दूसरी बात करें कि जो बल है वो हमारा आवेश के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब है कि Q की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी फोर्स उतना ही ज़्यादा लगेगा। इसके बाद अगर बात करें कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपके चुंबकीय क्षेत्र यानी B के। कहने का मतलब है कि जितना मजबूत चुंबकीय क्षेत्र रहेगा उस पार्टिकल के ऊपर उतना ही ज़्यादा बल लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तीन चीज़ें इसमें देखनी होती है। अब हम लिखेंगे कि बाई फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, मतलब तीनों इक्वेशन के द्वारा हम देखेंगे तो तीनों इक्वेशन को आप मिलाएंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा V sin थीटा Q इंटू B। आप ये देखेंगे। अब देखिए प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। आप लिखेंगे F इज इक्वल्स टू K V sin थीटा इंटू क्यू बी। आप ना देखिए यहाँ पर जो K की वैल्यू है वो 1 होती है। K की वैल्यू क्या होती है? 1।
ये समानुपाती नियतांक होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं समानुपाती नियतांक, अपन ये बोलते हैं समानुपाती नियतांक, यानी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं। और यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में देखा गया था कि के की वैल्यू 1 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 1, तो लिखेंगे 1 v साइन थीटा इंटू क्यू बी। अब इसको सही से लिखें तो f इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्यू वी बी साइन थीटा। आपको ये याद रखना है, ये हमारा होता है स्केलर फॉर्म, यानी कि अदिश रूप। यानी कि ये कौन सा रूप है? अदिश रूप है। अदिश रूप को हम बोलते हैं स्केलर फॉर्म। क्या बोलते हैं? स्केलर फॉर्म बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पार्टिकल, कोई आवेश q है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर लगने वाला जो बल F है उसकी वैल्यू हो जाएगी क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर। क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर आ जाएगा, और ये हमारा स्केलर फॉर्म है। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पर हम वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं कि वेक्टर फॉर्म आपका क्या आएगा। अब ज़रा इसको ना ध्यान से आप देखिएगा, बस इसको समझना है। हालांकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटिव नहीं है, ये इजी है, बस इसी चीज़ को हमको ध्यान से देखना है। जो डायरेक्शन की बात आप देख रहे हो ना कि फोर्स ऊपर क्यों लगा है, मतलब ऊपर क्यों दिखाया गया है या बाहर की तरफ क्यों लग रहा है, हम इसी चीज़ को अभी देखने वाले हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि इसको वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से लिखा जा सकता है। यहाँ पर अगर थीटा की बात करें तो थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? v और b के बीच का एंगल है। तो यहाँ पर आप चाहें, ये तो हो गया ना, ये समझ गए। अगर हम बात करें थीटा की तो आप लिख सकते हैं कि थीटा क्या है? एंगल बिटवीन v एंड b, यानी कि b और v के बीच का कोण है। ठीक है, ये स्केलर फॉर्म है। अब हम इसी की बात करेंगे वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म का मतलब कि सदिश रूप में हम बात करेंगे यहाँ पर कि सदिश रूप में अगर हम वेक्टर फॉर्म में बात करें तो वेक्टर फॉर्म में हम इसी को कैसे लिखते हैं, बस आपको ध्यान से देखना है। इसको लिखेंगे एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू, आपको पता है कि साइन थीटा हटता है तो क्रॉस आता है। क्या आता है? क्रॉस आता है। आप ना क्यू को बाहर ले लीजिए, आप लिखेंगे वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखेंगे। आप यहाँ पर वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर नहीं लिखेंगे। मतलब आप ये नहीं लिख सकते हैं कि चलो ठीक है बी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर लिख दें, काम चल जाएगा, तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर एफ वेक्टर की बात करें तो एफ वेक्टर को हम लिखेंगे क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म यानी कि सदिश रूप में आप देख रहे हो कि मैग्नेटिक फोर्स यानी कि चुंबकीय बल है। अब यहाँ पर समझिए, V से B की तरफ जा रहे हैं, तो V से आप B की तरफ, ये आप पकड़िए, ये जो थंब होगा ये फोर्स बताएगा, इसको आप लेके जाइए, आप इधर से इधर की तरफ लेके जाएंगे, यानी V क्रॉस B का मतलब कि V से आप B की तरफ जाएंगे तो ये थंब किधर की तरफ है? बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ है यानी कि इस पार्टिकल के ऊपर इस मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगेगा वो आउटसाइड लगेगा। किधर लगेगा? आउटसाइड, यानी कि बाहर की तरफ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम कुछ स्पेशल कंडीशंस देखेंगे। स्पेशल कंडीशन में देखेंगे कि जो पार्टिकल है वो किस तरीके से मूव कर रहा है, पार्टिकल है वो किस तरीके से मूव कर रहा है, हम इसको अब देखेंगे। देखिए ज़रा इसको हम हटाते हैं। हाँ जी, देखिए हम लोग बात कर रहे हैं इसमें, हम इस वीडियो को हमको 2 टुकड़ों में करना पड़ेगा तब जाके हो पाएगा, नहीं तो हमारी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी चली जाएगी। अब यहाँ पर हम एक हिस्से की बात करते हैं। हम ये बोलते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू हम 0 डिग्री ले लें या 90 डिग्री ले लें, कहने का क्या मतलब है वो हम समझा रहे हैं। हमने देखा कि F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, आपका ये आता है F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा आता है। अब यहाँ पर मेरी बात ध्यान से समझिए, हम करें कि अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए
तो क्या मतलब है, मतलब ये है कि जो पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और जो चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है। जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो थीटा की वैल्यू क्या आती है, 0 डिग्री। अब देखेंगे कि अगर ये आवेश है, इस आवेश को इधर फेंका गया तो इस आवेश के ऊपर कितना बल लगेगा, इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। अब हमको ये देखना है, हम लिखेंगे F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 0, और आपको पता है कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, यानी कि F की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। मतलब हम ये कहेंगे कि इस पार्टिकल के ऊपर इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। एक तो ये हो गया। चलिए एक और देख लेते हैं, अभी हम कुछ चीज़ें और आपको बताएंगे। अगर हम मान लें कि थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, कहने का क्या मतलब है कि पार्टिकल मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है और पार्टिकल यानी कि कण आपका इधर की तरफ अगर मूव कर रहा है, जो आवेश है इधर की तरफ मूव कर रहा है, इधर की तरफ, तो इस आवेश के ऊपर बल कितना लगेगा वो देखना है। आप लिखेंगे F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 0, मतलब ये है कि साइन 180 ना, और साइन 180 की वैल्यू भी किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। तो लिखेंगे F की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। F की वैल्यू आ जाएगी 0। कहने का क्या मतलब है वो ज़रा समझिएगा। अगर किसी पार्टिकल को आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फेंकें या इसके अपोजिट डायरेक्शन में फेंकें, इस पार्टिकल के ऊपर कोई भी बल नहीं लगेगा। और कोई भी बल नहीं लगेगा इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि अगर इस पार्टिकल को अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है और उसी डायरेक्शन में अगर पार्टिकल को ऐसे फेंक दें तो पार्टिकल सीधे उसी डायरेक्शन में चला जाएगा, पार्टिकल जो है वो सीधे उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। इसका मतलब यही है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो हम कहेंगे कि अगर इसके पाथ की बात करें, पाथ का मतलब पथ की बात करें, तो कण का जो पथ होगा वो सरल रेखीय यानी कि स्ट्रेट लाइन होगा। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और ध्यान देनी होती हैं। जैसे हम बात करें कि अगर फोर्स की वैल्यू 0 है, मतलब इस आवेश के ऊपर लगने वाला बल 0 है, यानी कि इसका त्वरण किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। त्वरण किसके बराबर, 0 के बराबर। अगर त्वरण की बात करें तो A इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी होता है। अगर हम त्वरण की बात करें कि त्वरण 0 है, इसका मतलब आपका वेलोसिटी यानी कि वेग कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। वेग कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। ये बात ध्यान रखना है। अगर आपसे कभी पूछे कि अगर किसी कण को, किसी आवेश को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या विपरीत दिशा में फेंकते हैं तो उसके वेग में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, तो आप बोलेंगे कि उसके वेग यानी वेलोसिटी के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। एक बात हो गई। दूसरी बात समझते हैं यहाँ पर कि इसकी स्पीड में कोई बदलाव नहीं हुआ। मोमेंटम की बात करते हैं। मोमेंटम का मतलब होता है संवेग। मोमेंटम का मतलब संवेग, संवेग को हम बोलते हैं मोमेंटम। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। मोमेंटम यानी कि इसको दिखाते हैं P से, और P इज इक्वल्स टू होता है m इंटू वी। जो कण है उसका आवेश बदलेगा नहीं, इसका वेग बदलेगा नहीं। अगर हम आपसे पूछे कि क्या इस आवेश का मोमेंटम बदलेगा, क्या संवेग बदलेगा, तो आप कहेंगे कि मोमेंटम बदलने वाला नहीं है, मतलब आपका संवेग भी कैसा रहेगा, नियत यानी कि कांस्टेंट। कैसा रहेगा, कांस्टेंट। अगर इसके बाद हम इसके गतिज ऊर्जा की बात करें कि क्या पार्टिकल की जो गतिज ऊर्जा होगी उस गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा, इसकी बात करता है। तो हम बात करें अगर गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी की, होता है 12 mv²। इस पार्टिकल का मास तो बदलेगा नहीं, वेलोसिटी बदलेगा नहीं, यानी कि जब दोनों बदलने वाला नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी भी आपका कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट। मतलब ये आपसे अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे ये पूछता है कि अगर किसी पार्टिकल को हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में फेंकें या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट दिशा में फेंकें तो क्या उसका त्वरण बदलेगा, तो आप उसका त्वरण क्या होगा, तो बोलेंगे 0। वेग के बारे में जरा क्या ख्याल है, तो हम कहेंगे वेग उसका कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, मोमेंटम यानी संवेग बदलेगा कि नहीं बदलेगा, आप कहेंगे कांस्टेंट रहेगा। काइनेटिक एनर्जी बदलेगी या नहीं बदलेगी,
तो काइनेटिक एनर्जी भी उसका फिक्स रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री हो जाता है तो जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी तो यही आपका जो आवेश है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, और जब सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उस सर्कुलर पाथ की हमको त्रिज्या बतानी होगी। अगर वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी होगी। अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी बतानी होगी। तो टाइम पीरियड बताना होगा, फ्रीक्वेंसी बतानी होगी, अलग अलग चीज़ें हमको बतानी पड़ेंगी। तो उस टॉपिक के लिए हम इसका सेकेंड पार्ट आपको बना के दे देंगे, वीडियो बन जाएगी, आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद।